नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। प्रयागराज से आ रही है 2025 में महाकुंभ का आज 5वां दिन है। अब तक कुल 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ के अवसर पर अब तक कुल 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज उसका 5वां दिन है। इसके साथ ही 7 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के साथ एक नया कीर्तिमान बना है। 45 करोड़ लोग पुण्य की डुबकी लगाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। और आज महाकुंभ 2025 का 5वां दिन है। आज प्रयागराज में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। इस महीने मौनी अमावस्या की तिथि बेहद खास होगी। 45 दिनों तक चलने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस बार 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। वैसे अब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज आ चुके हैं और संगम में डुबकी लगाकर पुण्य फल प्राप्त कर लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ के अवसर पर करोड़ों की संख्या में भक्त वहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज महाकुंभ 2025 का 5वां दिन है और ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, तो जैसे जैसे महाकुंभ की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे तो यूं लगता है श्रद्धालुओं की संख्या भी आगे बढ़ती जा रही है। करोड़ों लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है। क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है और कैसा है पूरा माहौल? बिल्कुल कुणाल, देखिए कि महाकुंभ प्रयागराज 144 साल के बाद ये अवसर आया है जब ये कुंभ लगा हुआ है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित हैं, उमंग में हैं। और यही कारण है, पहले ही कुछ दिनों में अब तक करीब 7 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, पुण्य की प्राप्ति कर चुके हैं। जो जानकारी है कि जो कल्पवास कर रहे हैं, यानी जो एक महीने तक वहां पर संगम के तट पर रुकेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, उनकी संख्या करीब 10 लाख से ऊपर है, जो एक महीने से अधिक वहां रुकने वाले हैं। 20 लाख आप कह सकते हैं कि 20 लाख से अधिक श्रद्धालु हर दिन लगातार यहाँ पर कुंभ में आ रहे हैं स्नान के लिए। जो यहाँ पर पहले से मौजूद है उनकी संख्या अलग है कुणाल। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो मौनी अमावस्या का स्नान है 29 जनवरी को, उसको लेकर बैठक की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी को जब दूसरा अमृत स्नान होगा उसमें शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है और किस तरह की तैयारियां सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए इस बार महाकुंभ में की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं, लगातार उनकी नजर बनी हुई है कुंभ में जो भी स्नान चल रहा है, कुंभ में की जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी अफसर अधिकारी मंत्री वहां पर मौजूद हैं, लगातार दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको दे रहे हैं। और अब तक की अगर हम देखें, इतने दिनों का कुंभ हो चुका है, जिस तरह से सकुशल कुंभ निपटा है और जितना सुविधाजनक कुंभ रहा है, शायद इससे पहले कभी रहा हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। उस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से आ रही है, जहां आज से ऑटो इवेंट यानी देश के सबसे बड़े ऑटो इवेंट का आज से आगाज होगा। इसका उद्घाटन होगा। ऑटो इवेंट का आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई, जहां ऑटो एक्सपो के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा और ऑटो इवेंट का आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस बार ये इवेंट काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार यहां पर 100 से ज्यादा नई गाड़ियों को लॉन्च भी किया जाएगा। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स से लेकर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, साइकिल और फ्यूचर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल 9 एक्सपो के साथ इसे आयोजित किया जाएगा और यह आयोजित होगा। इस इवेंट को लेकर केंद्रीय उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि सरकार निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कुमारस्वामी ने आगे बताया कि इस इवेंट में कई कंपनियों के नए वाहन यानी उनके मॉडल्स को पेश किया जाएगा। पीएम मोदी खुद इन्हें देखने के लिए उत्साहित हैं। तो ऑटो इवेंट एक्सपो का आज से शुभारंभ होने वाला है।
ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है और दिल्ली एनसीआर के लोग भारी संख्या में पहुंचते भी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर भारत में कोहरे का कहर अपने चरम पर है। दिल्ली यूपी में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर भारत में कोहरे का कहर अपने चरम पर है और वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी से वहां सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई दिनों से कोहरे के कहर से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर बारिश के कारण कोहरा कुछ कम तो हुआ है, लेकिन रेल यातायात और विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए कोहरे का यह येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी घना कोहरा, कभी बादल और कभी धूप के बीच ठंड का जो असर है और वह ठिठुरन है, वह बरकरार है। कई जिलों में सुबह घने कोहरे और शाम तक बूंदाबांदी ने जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र पहुंचे। वह करीब पौने 2 घंटे तक यहां रहेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में वह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। खुफिया तंत्र को भी चौकन्ना कर दिया गया था। वहीं विधायक खेल महाकुंभ का समापन समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। 25 दिसंबर से यह खेल महाकुंभ का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान सीएम योगी ने खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है। तो 25 दिसंबर से यह खेल का महाकुंभ चल रहा था और इसमें शिरकत करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने खेल महाकुंभ के तमाम खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। यूपी के हमीरपुर जिले में कमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स को लेकर संभागीय परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। विभाग की योजना 6 नवंबर से शुरू हुई, जो 5 फरवरी 2025 तक लगातार चलाई जाएगी, जिसमें कमर्शियल वाहनों के मालिक विभाग की एकमुश्त समाधान पॉलिसी के तहत अपने वाहनों का टैक्स भर सकते हैं। संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमीरपुर जिले में अभी तक 193 वाहन स्वामियों ने इस योजना का लाभ लिया है। सभी वाहन स्वामियों को टैक्स की रिकवरी के लिए नोटिस भेज दिया गया है। कि एकमुश्त समाधान योजना 6 नवंबर 2024 से लागू होकर के 5 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। अभी तक हमीरपुर के 193 वाहन स्वामियों द्वारा ही इस योजना का लाभ उठाया गया है। अब मात्र 21 दिन शेष रह गए हैं इस योजना के। अतः उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। इलाके में नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवारों को लगभग 4 बार कुचला है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 8 सेकंड का वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं लोगों के। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार की टक्कर बाइक सवार से होती है और इसके बाद बाइक सवार गिर जाते हैं, जिसके बाद कार चालक ने मारने की नीयत से कई बार कार को आगे और पीछे करके उन्हें कुचला है। नशे में धुत कार वाले ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, उसके बाद दूसरे कार में भी टक्कर मारी। हाईवे पर करीब 15 मिनट तक यह वाकया चलता रहा। घटना मिलेरिया थाना क्षेत्र के प्रगतिपुरम मोड़ के पास की है। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां जांच पड़ताल के लिए पहुंची, जांच में जुट चुकी है। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान लखनऊ के नदवा कॉलेज के नाजीर मौलाना जाफर मसूद के रूप में हुई है। घटना में बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा भी घायल हो गए हैं।
और छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल पर भी अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। कभी भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ईडी उन्हें बुला सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी खलबली मची हुई है। चर्चा है कि जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी पहुंच सकती है। ये जो पूर्व मंत्री हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी अब दिक्कत आ सकती है। ईडी बघेल को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार जिस नोटशीट के आधार पर शराब घोटाले का षड्यंत्र रचा गया, उसमें कवासी लखमा समेत भूपेश बघेल के भी हस्ताक्षर हैं। ईडी की गिरफ्त में मौजूद लखमा से 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में बघेल की भूमिका को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जांच में यह सामने आया है कि लखमा को प्रति माह शराब सिंडिकेट की ओर से 2 करोड़ रुपए के कमीशन का भुगतान किया जाता था। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी अब जांच की आंच आ सकती है। संभवतः ईडी उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकती है। शराब घोटाले से जुड़ा यह मामला है और इस शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। उन्हें पूछताछ के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है और अब इससे यह समझा जा रहा है कि कहीं न कहीं उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बार वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 2 बार उनसे 8-8 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। दफ्तर में अंदर घुसने से पहले लखमा ने कहा कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसलिए आया हूं। देश कानून के हिसाब से चलता है, अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं 25 बार आऊंगा। लखमा ने कहा कि ईडी के अधिकारी जो सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा, उनका सम्मान करूंगा। ईडी के अधिकारियों ने आज कवासी को पूछताछ के लिए सीए के साथ बुलाया था, लेकिन वो अकेले ही ईडी दफ्तर पहुंचे थे। लखमा ने बताया कि उनके सीए बाहर है, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल की बात सामने आ रही है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों पर नकेल की कवायद की जा रही है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी यह खबर है। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे दक्षिणी बीजापुर के जंगल में हुई, जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। देर शाम तक दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में राज्य पुलिस के 3 जिलों के जिला रिजर्व गार्ड, कोबरा, सीआरपीएफ की एक विशिष्ट जंगल युद्ध इकाई, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन की 5 बटालियन और सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन के जवान शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है, इसलिए विस्तृत जानकारी का इंतजार है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों के तरफ से यह ऑपरेशन किया गया और उसके बाद बीजापुर जिले में इन नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ सुबह से ही चल रही थी और शाम तक यह मुठभेड़ लगभग चली है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें कुल 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है और लगातार उनके खिलाफ अभियान जारी है। तो बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल लगाया गया है एक बार फिर से और लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत
सुरक्षा बलों को एक बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा देखी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां प्रदर्शनकारी किसान अब दिल्ली कूच करेंगे, फिर आमने सामने जवान और किसान हो सकते हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां तमाम किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की प्रोग्राम बना रहे हैं और इस तरह से जवान और किसान एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं। 21 जनवरी को किसानों का यह जत्था दिल्ली कूच करेगा। 101 किसानों का यह ग्रुप है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने घोषणा की है। 101 किसानों का जत्था एक बार फिर 21 जनवरी को पैदल दिल्ली कूच करने का प्रयास करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने यह साफ किया है कि केंद्र सरकार को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP गारंटी कानून बनाने के साथ साथ किसानों और मजदूरों के कर्ज समेत 12 मांगों को लागू करना ही होगा। उधर खनौरी में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन उसका 92वां दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही बुधवार को खनौरी में ही हरियाणा की सीमा पर 111 किसानों का आमरण अनशन जारी रहा। झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर वह लौटे हैं। प्रतिभागियों को उन्होंने सम्मानित किया है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने युवाओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका किताबें हैं। उनसे चीज़ों को परखने की क्षमता आती है। आज की पीढ़ी बहुत तेज है। युवा तर्क करने की क्षमता को विकसित करे, सवाल पूछने की आदत को विकसित करे। युवाओं का जोश और ऊर्जा राज्य और देश के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि शहर, गांव, राज्य मजबूत होगा तभी देश भी मजबूत होगा। बिना राज्य के विकास के हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में भी राज्य स्तर पर युवा महोत्सव कराएगी, जहां पूरे राज्य से प्रतिभागी भाग लेंगे और उनके विचार, उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होगी। उन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। उन्होंने युवाओं की सराहना करते हुए कहा, आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं है। तो झारखंड सरकार के मंत्री दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बाद लौटे और पर्यटन और खेलकूद मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कई प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया है। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि तमाम युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश भी आगे बढ़ेगा और झारखंड में भी राज्य स्तर पर युवा महोत्सव होगा। फिर एक बार पहाड़ों में अचानक मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर रात से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, भविष्य बद्री, नीतिमाना घाटी, जोशीमठ नगर के आसपास के ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। बर्फबारी और बारिश होने के बाद अब पहाड़ों में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है और कड़ाके की ठंड इस वक्त महसूस की जा रही है। ग्रामीण इलाकों के लोग अपने घरों के अंदर कैद होने के लिए मजबूर हैं। जबरदस्त ठंड होने के चलते लोग इस वक्त अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली को हम दिखा रहे हैं। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंचकर ताजी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।